दोस्तों, देश में एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज हैं, फिल्मों में, क्रिकेट में, पॉलिटिक्स में और अदर फील्ड्स में। लेकिन इनमें से कोई भी इतना चर्चा में नहीं रहता होगा जितना अकेला केआरके चर्चा में रहता है। केआरके ने देश की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी दी है और आज के समय में ये फिल्मों में काम भी नहीं कर पा रहा, लेकिन बावजूद इसकी हर रोज किसी न किसी वजह से चर्चा होती रहती है। केआरके का असली नाम है राशिद खान। कमाल इसने बाद में जोड़ा तो अब बन गया कमाल राशिद खान, द ब्रांड केआरके। केआरके कौन है और ये क्यों खबरों में रहता है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। केआरके का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1975 को उत्तर प्रदेश के देवबंद में। केआरके के परिवार में उसके माता पिता और 6 भाई बहन हैं। केआरके के पिता की साइकिल की दुकान थी और वो पंचर लगाते थे और साथ में दूसरे के खेतों में मजदूरी भी करते थे। केआरके का बड़ा भाई आसिफ खान किसी लोकल इस्लामी संगठन से जुड़ा हुआ था और आए दिन दंगे फसाद में जेल जाता रहता था। बड़े भाई की देखा देखी दूसरे नंबर का भाई भी अयूब खान, वो भी इस्लामी संगठन से जुड़ा तो जल्दी दंगे फसाद और लड़ाई झगड़े में पुलिस की नजर में आ गया। दोनों भाई पुलिस के रडार पर रहते थे तो पुलिस का घर में आना जाना लगा ही रहता था। केआरके उस समय छोटा था और वो अपने पिता के साथ न सिर्फ साइकिल की दुकान पर बैठता था बल्कि खेतों में मजदूरी करने भी जाता था। केआरके ने 12th क्लास तक की पढ़ाई मदरसे में की थी और उसके बाद केएलडीएवी कॉलेज रुड़की से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई के दौरान केआरके को एक्टिंग का भूत सवार हुआ और वो उस समय मुंबई जाना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन केआरके के सपने बड़े थे और वो मामूली से पंचर की दुकान पर नहीं बैठना चाहता था। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके केआरके दुबई चला गया, जहाँ उसके कुछ रिश्तेदार पहले से ही रहते थे। वहाँ पर उसने एक टेक्नीशियन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ साल दुबई में काम करने के बाद केआरके वापस मुंबई आ गया। केआरके ने दुबई में कपड़ों का बिजनेस भी शुरू किया था और वो खाड़ी देशों में कपड़े का व्यापार करता था और उसकी 1-2 कंपनीज भी थी जिनका वो मालिक बन गया था। थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद वो मुंबई वापस आ गया और फिल्मों में ट्राई करने लगा, लेकिन बॉलीवुड के 2 रुपीस पीपल द ग्रेट केआरके के टैलेंट को पहचान नहीं पाए। इसके बाद केआरके ने खुद ही एक हिंदी फिल्म प्रोड्यूस की। ये फिल्म थी सितम, जो कि साल 2005 में आई थी और देश की जनता को पहली बार केआरके जैसे सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि लोग इस कोहिनूर को पहचान नहीं पाए और 1.25 करोड़ की फिल्म ने सिर्फ 18 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई, लेकिन केआरके ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और साल 2006 में एक भोजपुरी फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था मुन्ना पांडे बेरोजगार। फिल्म को खुद ही इसने प्रोड्यूस किया, खुद ही उसमें एक्टिंग की और फिल्म जब सिनेमाघरों में लगी तो देखने भी ये खुद ही पहुंच गया। केआरके ने फिल्म फ्लॉप होने के बाद बयान दिया कि उसकी भोजपुरी मूवी जो थी वो मास्टरपीस थी, लेकिन फिल्म का नाम हिंदी में था मुन्ना पांडे बेरोजगार, तो जो बिहार के लोग थे वो इस मूवी से इस नाम से कनेक्ट नहीं कर पाए। इस बयान के बाद बिहार के लोगों ने सामूहिक आत्मदाह करने का प्रण लिया, लेकिन तभी बिहार के लोगों को पता चला कि केआरके हिंदी में एक और फिल्म बना रहा है। फिल्म का नाम था देशद्रोही। बिहार के लोगों ने सोचा कि वो अकेले ही क्यों मरे, देशद्रोही को रिलीज होने दो, पूरे देश के साथ एक साथ प्राणों की आहुति देंगे। साल 2008 में देशद्रोही मूवी बनी और फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई। दरअसल फिल्म का विषय था मराठी बनाम गैर मराठी। महाराष्ट्र में शिवसेना हमेशा से गैर मराठियों को निशाना बनाती रहती थी और ऐसे मुद्दे से दंगे होने की संभावना थी। यही वजह थी कि फिल्म को महाराष्ट्र में बैन कर दिया गया। फिल्म को महाराष्ट्र में बैन करना महाराष्ट्र के लोगों के लिए सबसे बड़ी त्रासदी थी कि वो सुपरस्टार केआरके को बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए और इस सुनहरे मौके को महाराष्ट्र के लोगों से छीन लिया गया। फिल्म बाद में डिजास्टर साबित हुई और ये हिंदुस्तान की सबसे घटिया और सबसे फ्लॉप फिल्मों में शामिल हो गई। देशद्रोही फिल्म बनाने के बाद केआरके ने फिल्मों से संन्यास ले लिया, क्योंकि वो 3 फिल्मों से ही इंडियन सिनेमा में इतना बड़ा योगदान दे चुका था कि आज अगर दादा साहेब फाल्के जिंदा होते तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का खिताब अपने सर से उतार के केआरके के सर पर रख देते। साल 2008 के बाद 2014 में केआरके ने एक विलन नाम की फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई, वो भी फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी और प्रोड्यूसर एकता कपूर जब इसके पैरों में गिरे, तब इस महान कलाकार ने उस रोल को करने के लिए हामी भरी और वो रोल करने के बाद ये बंदा अपने नाम को इतिहास में दर्ज कराने में कामयाब हो गया। साल 2009 में केआरके बिग बॉस के सीजन 3 में भी दिखाई दिया था, लेकिन केआरके इतना बड़ा नाम है कि वो सिर्फ बड़े पर्दे के लिए ही इस धरती पर पैदा हुआ है। यही वजह थी कि केआरके को बिग बॉस के घर से धक्के मार के कुत्तों की तरह घर से बाहर निकाल दिया। वैसे केआरके ने फिल्म और टीवी पर ही कृपा नहीं बरसाई, इस महान शख्सियत ने 2 म्यूजिक एल्बम में भी काम किया है। केआरके को जब लगा कि उसने बड़े पर्दे के साथ छोटे पर्दे पर भी बहुत सारे एहसान कर दिए हैं,
तो केआरके ने यूट्यूब पर अपनी अमृत वर्षा बरसानी शुरू कर दी। केआरके ने यूट्यूब पर चैनल बनाया और फिल्मों का रिव्यू करने लगा। केआरके ने भारतीय सिनेमा में सफलता के जो मापदंड निर्धारित किए थे, वो चाहता था कि बाकी के कलाकार उसे फॉलो करें, उसके पद चिन्हों पर चले। लेकिन बॉलीवुड के भांड और नचनियों को अश्लीलता फैलाने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। और पूरा बॉलीवुड देशद्रोही मूवी के 14 साल बाद भी आज तक एक भी ऐसी फिल्म नहीं बना पाया जो देशद्रोही जैसी महान फिल्म को टक्कर देना तो दूर की बात है, उसके आसपास भी कहीं ठहरती हो। इस बात से केआरके नाराज हो गया और वो बॉलीवुड फिल्मों का नेगेटिव रिव्यू करने लगा। केआरके चर्चा में हमेशा तभी आता था जब वो किसी फिल्म पर या किसी एक्टर पर कोई कमेंट करता था। केआरके अब समझने लगा था कि उसे चर्चा में कैसे रहना है। वो शुरू में बॉलीवुड फिल्मों और उसके भांडों के ऊपर ही कमेंट करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। उसने देश के हर एक मुद्दे पर अपनी राय शुरू कर दी। केआरके हमेशा ऐसे बयान देता जिससे चर्चा होती ही थी, भले ही मुद्दा क्रिकेट का हो, राजनीति का हो या समाज का हो या देश की कोई भी घटना हो। केआरके असल में एक हताश व्यक्ति है। वो बॉलीवुड में अपनी जगह न बना पाने की वजह से और नाम न कमा पाने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया है और उसने उल्टे सीधे बयान देकर मीडिया और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर रखा है। केआरके अपनी इस हरकत में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। केआरके आज की डेट में जब भी कोई ट्वीट करता है तो हमेशा कुछ ऐसा लिखता है जिससे एक बहस शुरू हो जाती है और इसे 95% लोग गाली ही देते हैं। भले ही इसे गालियां मिलती हैं, इसे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन ये चर्चा में बना रहता है और नाम कमाने का जो कीड़ा इसके पजामे में जोर मार रहा था वो आज की डेट में संतुष्ट बैठा हुआ है। केआरके का बयान हमेशा चर्चा में रहता है। केआरके ने 2019 में कहा था कि अगर केंद्र में फिर से मोदी सरकार आती है तो वो देश छोड़ देगा। ऐसा ही बयान उसने 2021 के यूपी चुनाव में योगी के जीतने पर दिया था। केआरके असल में कहाँ रहता है ये किसी को नहीं पता। केआरके के बारे में कहा जाता है कि उसने अभी तक 4 शादियां की हैं और अपनी पहली 3 पत्नियों को उसने तलाक देकर आजाद कर दिया और उसकी चौथी पत्नी का नाम है अनीता कुमार। केआरके दुबई में रहता है, ये उसने खुद बोला है और वहाँ पर इसका एक आलीशान बंगला भी बताया जाता है। केआरके के बंगले का नाम है जन्नत। इसके अलावा मुंबई में भी केआरके के पास में एक आलीशान अपार्टमेंट है। द ब्रांड केआरके महंगी गाड़ियों का कलेक्शन भी रखता है। केआरके ने एक बार बताया था कि उसके लिए दूध हॉलैंड से आता है, चाय पत्ती लंदन से आती है और पानी फ्रांस से आता है। केआरके कहता है कि वो आज की डेट में दुबई में रहता है और वो अब लंदन में शिफ्ट होने वाला है। केआरके हमेशा विवादों में रहना चाहता है ताकि हर तरफ उसकी चर्चा होती रहे। वो कभी असीन को ट्विटर पर हर रोज सुबह सुबह किस भेजता है, कभी ट्विटर पर ही टीवी एक्ट्रेस सारा खान को प्रपोज करता है। इसके बाद खुद ही अनाउंस करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड सबा से ब्रेकअप कर रहा है। केआरके बताता है कि उसका खाड़ी देशों में गारमेंट्स का बिजनेस है और खाड़ी देशों में मजदूर सप्लाई करने का भी उसका काम है, जिससे उसे अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। केआरके कौन है, यूट्यूब चैनल के अलावा ये बंदा क्या काम करता है, कहाँ पर रहता है, इसकी कहीं पर भी कोई ठोस जानकारी नहीं है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो केआरके जैसे लेजेंड की पर्सनालिटी का अंदाजा लगा सके या उसके बारे में जान सके। केआरके इस धरती पर सिर्फ लोगों का उद्धार करने ही आया है, लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देश की नासमझ जनता इस महापुरुष की महानता से आज तक अनजान है। केआरके ने राजनीति के जरिए भी देश के लोगों का उद्धार करना चाहा था, लेकिन इस लेजेंड ने जैसे ही मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो 2 दिन के बाद ही पार्टी ने केआरके को धक्के मारकर पार्टी से बाहर कर दिया और उसी का परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। दूसरी तरफ बॉलीवुड ने केआरके के टैलेंट को नहीं पहचाना तो आज आप खुद देखिए कि बॉलीवुड किस हालत में है। गजनी वाली एक्ट्रेस आसीन ने केआरके की किस एक्सेप्ट नहीं की तो देखो आज वो बॉलीवुड से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। सारा खान ने केआरके का प्रपोजल स्वीकार नहीं किया था तो वो भी बस जैसे तैसे ही इंडस्ट्री में सरवाइव कर पा रही है। यानी जिसने केआरके को नहीं समझा या उसकी भावनाओं को नहीं समझा वो अपनी लाइफ में कहीं न कहीं फेल हुए हैं। केआरके जैसा अटेंशन सीकर, मूर्ख और दिमाग से पैदल इंसान शायद ही इस पृथ्वी पर दूसरा हो, लेकिन बावजूद इसके हम भारतीयों का ये सौभाग्य है कि इस महान कलाकार ने हिंदुस्तान में जन्म लेकर हिंदुस्तान और इसके नागरिकों पर एहसान किया है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस महान कलाकार की प्रतिभा को सामने रहकर भी पहचान नहीं पाए। और ये हम भारतीयों की गलती नहीं है, ये महापाप हुआ है हमसे कि हम केआरके जैसे कोहिनूर को संभाल नहीं पाए। पहले भी हमारे पास एक कोहिनूर हुआ करता था जिसे अंग्रेज लूट कर ले गए थे और दूसरा कोहिनूर हमारे देश में ये पैदा हुआ जो गुस्सा होकर आज खुद ही दुबई से अंग्रेजों के देश में बसने जा रहा है। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन पाप तो हम लोगों से हुआ है दोस्तों, और इस पाप के बदले में भगवान जी अगर हम सबको गर्म तेल की कढ़ाई में हमारे पकौड़े भी तल दें तो भी कम है।
द ब्रांड KRK के सम्मान में आप 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने पापों को कम कर सकते हैं। और पकोड़े ही तलवाने हैं तो आपकी मर्जी।